तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो पढ़ा था, प्रकाश के गुण पढ़े थे और समतल दर्पण पढ़ा था, गोलीय दर्पण पढ़ा था, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े थे, अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले किरण चित्र के लिए नियम पढ़े थे हमने। और अब जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है पार्ट 2, तो देखिए दोस्तों, पहले सुन लीजिए आप कि पार्ट 2 को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो नो डाउट आपको ये पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले हम एक बार जितने भी नियम हमने पिछली क्लास में पढ़े तो उसको रिव्यू कर लेते हैं। तो पहला नियम जो है वो है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वो परावर्तित होने के पश्चात कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के कोई समांतर अगर प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होगी तो वो आभासी या काल्पनिक फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस बिंदु होता है वो वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण के लिए आभासी होता है। तो इसी के साथ दूसरा नियम है बेटा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर निकलती है। मीन्स ऊपर वाले नियम का ही कैसा है, ये अपोजिट है। ठीक है, मीन्स अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है फिर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजर जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी ये समझ में आ गया, मतलब ऊपर वाले नियम का कैसा है, व्युत्क्रम है, उल्टा है, अपोजिट है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी जिस दिशा में आई है उसी दिशा में वापस लौट जाएगी परावर्तन होने के पश्चात। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही एक और नियम था जो था, मुख्य अक्ष के साथ अगर कोई प्रकाश किरण जितने डिग्री का कोण बनाती है उतने डिग्री के कोण के साथ ही वापस लौट जाती है अगर वह प्रकाश किरण किस पर आपतित हो? ध्रुव पर आपतित हो। ठीक है, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होगी तो मुख्य अक्ष ही अभिलंब की भांति व्यवहार करेगा। तो दोस्तों अब देखिए अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सारी स्थितियां हैं बेटा यहाँ पे आपके सामने। सबसे पहले हम मान लेते हैं वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश किरणें कैसी होती है बेटा? परस्पर समांतर होती है। जब समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो आपको पता है कि परावर्तन के पश्चात वह एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजर जाती है? फोकस बिंदु से। तो हम यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें लेते हैं? 2 किरणें लेते हैं। तो हमने 2 किरणें ली। एक किरण मान लो आप जैसे P है, दूसरी किरण कैसी है? Q है। जब इनका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजरेगी, जो कौन सा बिंदु होगा? फोकस बिंदु। अब दोनों प्रकाश किरणें ध्यान से देखोगे तो मुख्य अक्ष पर मिल रही है। तो इसका मतलब कैसा हुआ? देखो, पहली चीज़ तो फोकस कैसा है? वास्तविक है। और जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा मिलेगा? बहुत छोटा मिलेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, जैसा कि हमने सारणी में भी पढ़ा था। ठीक है, कैसे होते हैं? वास्तविक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, इन शॉर्ट ही लिख देता हूँ मैं, वास्तविक है, उल्टा है और कैसा बनेगा? बहुत छोटा होगा, या बोल दो आप बिंदु प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? बिंदु प्रतिबिंब। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में है जब वस्तु का हो सी से परे हो। सी से परे जब होगी तो हमने वस्तु को ले लिया सी से परे। सी क्या होता है यहाँ पे? वक्रता केंद्र, यानी वस्तु का हो वक्रता केंद्र से पीछे हो। जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र के पीछे ली, बी से हमने 2 प्रकाश किरणें ली। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर ले लेते हैं, कोई भी 2 नियमों का पालन करना होता है। और दूसरा इसी का उल्टा ले लिया, यानी प्रकाश किरणों को कहाँ से गुजरवाया हमने? फोकस बिंदु से। जब ये दोनों प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएगी, सबसे पहले अपन बी से निकलने वाली समांतर किरण की बात करते हैं, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस बिंदु से गुजरकर आपतित हो रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो हमें प्रतिबिंब किससे प्राप्त होगा? परावर्तित प्रकाश किरणों से, जो जाने वाली प्रकाश किरणें हैं। तो जाने वाली प्रकाश किरण कौन से बिंदु पर काट रही है? ध्यान से देखोगे तो दोनों जाने वाली प्रकाश किरण, एक तो ये जाने वाली और एक ये जाने वाली। ठीक है, ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर प्रतिचित कर रही है? इस बिंदु पर प्रतिचित कर रही है, जिसको हमने क्या बोल दिया? बी डैश बोल दिया। क्या बोल दिया? बी डैश। एक बार मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोनों परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण इधर गई थी और एक परावर्तित किरण इधर गई थी, दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रतिचित करती है। चूँकि हमने जो प्रकाश किरणें ली थी, किससे ली थी? बी से, तो यहाँ पर किसका प्रतिबिंब बनेगा? बी डैश का। और जब मुख्य अक्ष से हमें एक प्रकाश किरण अगर सीधी ले लें
तो वो वापस मुख्य अक्ष पर ही लौट जाती है। तो हमें यहाँ पर किसका प्रतिबिंब मिल जाएगा, ए का प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो ए डैश बी डैश को ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, उल्टा प्रतिबिंब है। चूँकि ये क्या है, वस्तु से पहले बन रहा है, ठीक है, तो कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु की तुलना में कैसा है, छोटा है। छोटा ऊपर वाला भी था पर वो बहुत छोटा था, ठीक है, यानी बिंदु था। अब ये क्या है, छोटा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जब वस्तु का हो सी पर हो, ठीक है, जब वस्तु सी पर होगी तो दोनों प्रकाश किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लो और दूसरी फोकस बिंदु से गुजार दो। ये दो जो नियम है उनको तो अधिकांशतः उपयोग किया जाता है। तो ये फोकस से गुजार दी तो दोनों प्रकाश किरणें जब परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात जैसे इसका दर्पण के द्वारा परावर्तन होगा तो एक प्रकाश किरण फोकस से गुजर जाएगी, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और दोनों का जो प्रतिबिंब मिलेगा वो बी डैश मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमारे को प्रतिबिंब मिलता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है, उल्टा है, वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब सारे उल्टे होते हैं। उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु के बराबर, यानी जो प्रतिबिंब और बिंब है दोनों का साइज कैसा होता है, बराबर होता है, आकार कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं हम। जब वस्तु का हो सी और एफ के मध्य हो या एफ और सी के मध्य हो, ठीक है, जब ये पॉइंट आ जाएगा तो देखिए हमने क्या लिया, सी और एफ के बीच में ले ली वस्तु को। तो वही नियम आपको काम में लेना है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर लेनी है और दूसरी प्रकाश किरण आपको फोकस बिंदु से गुजारनी है। कहाँ से गुजारनी है, फोकस बिंदु से। तो जब ये गुजरेगी, जब इनका परावर्तन होगा तो जो मुख्य अक्ष से समांतर थी वो फोकस से गुजर जाएगी और जो फोकस से गुजर रही थी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को प्रतिचित करती है बी डैश बिंदु पर। और जब इसको ध्यान से नोटिफाई करके देखो दोस्तों, जब इस चित्र को बनाया जाता है, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं पर्टिकुलर स्केल पेंसिल से आपको ये डायग्राम्स, जितने भी डायग्राम हैं, उत्तल लेंस वाले, ठीक है, उत्तल दर्पण वाले, अवतल लेंस वाले, अवतल दर्पण वाले, ये सारे प्रतिबिंब आपको एक पर्टिकुलर एक वीडियो के अंदर में विद कैमरा, विद स्केल पेंसिल, विद वाइट शीट, ये सब बना के दिखाऊंगा दोस्तों। दैट्स वाई इसको अच्छे से समझे, एक बार प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है। और जल्द ही मैं वो वीडियो भी लॉन्च करने वाला हूँ, हो सकता है मैं आज कुछ समय बाद ही इस वीडियो को लॉन्च कर दूँ, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, उल्टा है, ठीक है, क्योंकि ये वस्तु से दूर बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है और तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो वास्तविक तो ये है ही, ठीक है, वास्तविक है, उल्टा है पर वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। अब देखिए दोस्तों, जब वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर वाली बात आती है तो यहाँ पर एक भौतिक राशि आती है जिसे बोलते हैं हम आवर्धन, ठीक है, m। तो m के बारे में इससे अगले बिंदुओं में पढ़ने वाले हैं। फिर भी ये क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार या हम बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, ठीक है। अगर h डैश बड़ा होगा तो m बड़ा हो जाएगा 1 से, ठीक है, और अगर h डैश छोटा होगा तो m छोटा हो जाएगा 1 से, और h डैश और h दोनों बराबर हो उस अवस्था में m का जो परिमाण है वो बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। और इसके बारे में अपन और जो मोस्टली इन्फॉर्मेशंस वगैरह हैं, ये प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, चलो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जब प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक बनता है तो आवर्धन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो माइनस होता है, यानी नेगेटिव आएगा। और यदि प्रतिबिंब आपका आभासी है, सीधा है, तो आवर्धन धनात्मक होता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने क्लियर किए हैं आपके, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों जब हमारे वस्तु का हो फोकस बिंदु पर हो, ठीक है। जब वस्तु फोकस बिंदु पर रख दी जाए तो उस स्थिति में वही हमारे को दोनों नियम काम में लेने, दो की जगह एक नियम और काम में ले सकते हो, सी से गुजार सकते हो, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र से गुजारोगे तो प्रकाश किरण क्या होगी, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। एक नियम ये काम में ले लेंगे, दूसरा नियम हम मुख्य अक्ष के समांतर वाला काम में ले लेंगे। जब मुख्य अक्ष से समांतर होगा तो आपको पता है वो फोकस बिंदु से गुजर जाएगा। तो जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वही हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो अब ध्यान से देखो आप, जब
प्रॉपर नियम से आप ये प्रतिबिंब बनाते हो तो प्रकाश किरणें कहाँ हैं, पीछे जा रही हैं। और ध्यान से अगर देखोगे तो दोनों प्रकाश किरणें परस्पर समांतर है। ठीक है, कैसी है, समांतर है। जब प्रकाश किरणें समांतर होगी, प्रकाश किरणें कैसी होगी, समांतर, तो क्या समांतर किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल नहीं करती है। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि समांतर प्रकाश किरणें अनंत पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पे काटती है एक दूसरे को, अनंत पर काटती है, इन्फिनिटी पर काटती है। तो जब ये अनंत पर काटेगी तो सीधा सीधा हमारे को ये पता चल गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। और ध्यान से आप देखोगे तो ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कहीं भी बने पर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक ही होता है। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, उल्टे प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और अगर ध्यान से देखोगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है जब वस्तु का हो P और F के बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु P और F के बीच में होगी तो हम दो नियम काम में ले लेते हैं। एक तो हम ले लेते हैं ध्रुव वाला पॉइंट काम में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, फोकस बिंदु पीछे रह गया, तो पीछे रह गया तो सीधी बात है भाई, वस्तु से जब प्रकाश किरण निकलेगी फिर जब दर्पण से टकराएगी तो वो वस्तु को काट सकती है। ठीक है, तो ये नियम क्या है कि थोड़े से अटपटे से लगते हैं, बाकी उससे भी आपको जो पॉइंट मिलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलने वाला है। फिर भी अपन उन पॉइंट्स की ही बात करें जो हमें वास्तव में दिखे और वस्तु को काटना ना पड़े। क्या पता भैया वस्तु कैसी हो, अपारदर्शी हो, ठीक है, उसमें से प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता हो, तो भैया फिर नहीं गुजरेगा तो फिर वो वापस परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, या अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ पे दो नियम ले लेते हैं। एक इसको सी से गुजारते हैं। ठीक है, जब इसको सी से गुजारोगे आप तो सी से गुजारने के पश्चात प्रकाश किरण वापस उसी दिशा में लौट जाएगी परावर्तन के पश्चात। दूसरा पॉइंट जो हमने लिया वो लिया ध्रुव वाला। ठीक है, जब प्रकाश किरण को आप ध्रुव से गुजारोगे तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, यानी I = R से, यानी इस जगह पे हमें कोण को मापना पड़ेगा। किसको मापना पड़ेगा, कोण को। जब आप कोण मापते हो तो आपको दोनों सही बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो इस स्थिति में आप ध्यान से देखते हो तो प्रकाश किरणें, जो जाने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि अंत पे कितना ही आगे बढ़ो ये फैलती जाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी परावर्तित किरणें तो इनके पथ को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है आभासी रूप से। भाई एक तरफ अगर वो फैल रही है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मिल भी सकती है उनकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे से मिल जाती है। और अब ध्यान से आप देखते हो तो हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, आप खुद इसका जवाब दे सकते हो। अगर प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक हो या आभासी होगा, आभासी होगा। तो आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं। ठीक है, तो कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी, जिसको आप वर्चुअल भी बोल सकते हो। और ध्यान से देखते हो तो वस्तु की तुलना में कैसा है, बड़ा है। कैसा है, बड़ा। यानी इस जगह अगर आप आवर्धन के बिंदु की बात करो तो m का जो परिमाण है वो बड़ा होगा 1 से। चूँकि यहाँ पे वास्तविक बन रहा है तो ये कैसा होगा, आवर्धन का मान धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट्स पर आते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग की। ठीक है दोस्तों, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, जहाँ पे हमें प्रकाश को केंद्रित करना है या उसके द्वारा हमें एक बिंदु चाहिए दर्पण से। ठीक है, जहाँ फोकसित करने का काम है, जैसे गाड़ियों की हेडलाइट वगैरह हो गई, टॉर्च वगैरह हो गई, इनमें। ठीक है, तो अपन पर्टिकुलर पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है दंत विशेषज्ञ, जो दांतों के डेंटिस्ट वगैरह हैं, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग
करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसे प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जितने भी नाई वगैरह हैं, जितने भी आपके शेविंग करते हैं, तो उनके लिए जो वहाँ पर दर्पण लगा होता है वो कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। और ये चारों के चारों उपयोग इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चेहरे को बड़ा देखने के लिए शेविंग दर्पणों में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सौर भट्टियाँ, सोलर भट्टियाँ जो होती है, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सारे पॉइंट समझ में आए आपको। सर्चलाइट, हेडलाइट वगैरह जिनमें फ्यूज होगा, दंत विशेषज्ञ दांतों को बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और चेहरे को बड़ा देखने के लिए नाई इस्तेमाल करता है इसका, और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं अपन। देखिए दोस्तों, तो अब सारे प्रतिबिंब पढ़ चुके थे अपन, फिर भी चलो अब सारे बिंदु आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? उठा हुआ होता है, यानी अंदर की तरफ धसे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। ठीक है, यह देखिए दोस्तों, तो ये प्रतिबिंब आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं अपन, ताकि इसके प्रतिबिंबों को बनाने में आसानी हो। अब देखिए दोस्तों, मेन जो बात है वो ध्यान रखने की, वो देखिए आप, प्रकाश किरण कहाँ आएगी? भाई ऐसा तो है नहीं पॉलिश की तरफ अपना चेहरा देखोगे आप, पॉलिश के अपोजिट साइड ही अपना चेहरा देखोगे। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण आएगी तो अब ध्यान से देखो आप, कि जो इसका फोकस बिंदु है या इसका जो वक्रता केंद्र है वो पीछे की तरफ होगा भैया। भाई गोलाई का जो केंद्र है वही हमारा वास्तविक बिंदु होता है। ठीक है, यानी जो रियल में अगर हम कहें कि इसका फोकस बिंदु या इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, गोलाई के अंदर ही होगा, गोलाई से बाहर कैसे हो सकता है? तो इसके फोकस बिंदु इधर होंगे, इसका सी भी यहीं पर होगा। ठीक है, तो अगर हम वस्तु के साथ में इसकी तुलना करें तो इसका जो फोकस बिंदु है हमारे लिए कैसा है? आभासी है। कैसा है? आभासी है, क्योंकि चेहरा हम इधर से देखते हैं। ठीक है, हमारी तरफ इसका ना फोकस बिंदु है। देखो, तो काल्पनिक रूप से हमें दो बिंदु मानने पड़ेंगे, उस तरफ भी माना जाता है और इस तरफ भी माना जाता है। ठीक है, यानी एफ यहाँ भी कंसिडर किए जाएंगे, सी यहाँ पे भी कंसिडर किया जाएगा, बट ये रियल जो इसका फोकस बिंदु है या वक्रता केंद्र है वो इसी तरफ है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। अब प्रतिबिंब बनाने में सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सारे नियम इसी के हिसाब से काम करेंगे। फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र इधर ही माने जाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि हम जो स्थितियां हैं, वस्तु की स्थिति इसी तरफ लेंगे, पर यहाँ पर जो एफ और सी की जो वास्तविक स्थिति मानी जाएगी वो इधर ही मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर बात करते हैं अपन। ये देखिए, तो पहला नियम पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से कैसी हो? समांतर हो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण वास्तविक या आभासी, ध्यान से सुनना, वास्तविक या आभासी फोकस बिंदु से गुजर जाती है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा जो फोकस बिंदु है वो कैसा है? आभासी है, इसी तरफ है, तो हमें इधर से गुजरनी पड़ेगी। ठीक है, यानी गोलाई का, सीधे सीधे गोलाई को देखो आप, तो गोलाई का केंद्र तो इसी तरफ होगा। ठीक है, तो सी भी इसी तरफ होना है और एफ भी इसी तरफ होना है। तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आई तो आभासी रूप से फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। यानी यहाँ पर आप डेड डैशेस करके शो करोगे, देखो ये फोकस बिंदु वाला पॉइंट। ठीक है, और प्रकाश किरण क्या होगी? ये विसरित हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, समझ में आया नियम? यानी प्रकाश किरण जब फोकस बिंदु यानी मुख्य अक्ष के कैसी होगी? समांतर होगी, तो आभासी फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी और फैल जाएगी। और इसी का ही अपोजिट है। ठीक है, एक बार अपन लैंग्वेज को भी पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट इसी का अपोजिट है। अवतल दर्पण, जस्ट ए मिनट, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। ऊपर वाले का अपोजिट है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई है तो फोकस बिंदु से गुजरनी है, और फोकस बिंदु से गुजरती हुई अगर आपतित हो रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट सी वाला है। ठीक है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र
परावर्तित होगी तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो इसका सी तो आपको पता ही है भैया, इसी तरफ है, ठीक है, तो इसी तरफ आपतित होगी और इसी तरफ वापस लौट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट जो बहुत इजी सा पॉइंट है, ध्रुव वाला पॉइंट है। ठीक है, क्या है ध्रुव वाला पॉइंट? देखिए, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनेगा उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी अच्छे समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, बस ये है कि अवतल दर्पण के बहुत सारे बिंदु है, अलग अलग प्रतिबिंबों की स्थिति प्राप्त होती है, अलग अलग आकार होता है। यहाँ पे भी आकार से हमारा कोई वास्तविक मतलब नहीं होता, फिर भी देखो यहाँ पे इस चित्र को समझ लेते हैं कि जितने भी प्रतिबिंब बनने वाले हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पर आभासी होंगे और सीधे होंगे। और अवतल दर्पण की अगर बात करी थी तो वहाँ पे मोस्टली प्रतिबिंब जो थे वास्तविक थे और उल्टे थे, और एक स्थिति थी जहाँ पर आभासी और सीधा था, जब वो पी और एफ के बीच में था, ये एक स्थिति थी। ठीक है, यहाँ पर सारी स्थितियाँ कैसी है, आभासी और सीधे की है। ठीक है, तो सारे बिंदु अपन पढ़ लेते हैं, नो डाउट। अगर वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर होगा तो फोकस पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, और दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, दर्पण के पीछे है तो सीधी बात है आभासी और सीधा है, और अत्यंत छोटा होगा, यानी फोकस से बनने वाले प्रतिबिंब अन्य प्रतिबिंबों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन दूसरे पॉइंट की, जब वस्तु का हो अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, यानी सारी स्थितियां कॉमन कर ली, सी भी आ गया, एफ भी आ गया, सी और एफ के बीच वाला भी आ गया, सी से परे भी आ गया, पी और एफ के बीच वाले सारे बिंदु आ गए। ठीक है, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब मिलने वाला है वो दर्पण के पीछे ही मिलेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब बना के देखेंगे अपन, पी और एफ के पीछे बनने वाला है, छोटा होगा। ठीक है, ऊपर वाले से बड़ा होगा। ठीक है, अत्यंत छोटा तो नहीं है, छोटा है। ठीक है, और आभासी और सीधा है, आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा। तो यहाँ पे सारी स्थितियाँ कैसी प्राप्त हुई हमारे को, आभासी तथा सीधे की ही प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। अब हम यहाँ पे इनके किरण आरेख देख लेते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की। ठीक है दोस्तों, आइए। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो अनंत दो बिंदु लिए थे, दोनों बिंदु ही अपन ले रहे हैं चित्र के अंदर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाए, चूंकि इसका जो फोकस है वो कहाँ है, पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे गुजरती हुई प्रतीत होगी, यानी हमें डैश डैश से बनाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों किरणों को अपन डैश डैश से बना देते हैं, और प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विसरित हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये दोनों फैल गई और फोकस बिंदु में मिल गई, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, बहुत छोटा हुआ, बिंदु प्रतिबिंब हुआ। चूंकि ये कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे, सीधे होंगे। तो देखो एक पॉइंट पकड़ लो आप, पहले ये मत सोचो कि यार ये सीधा बनेगा उल्टा बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख गया, आभासी दिख गया वो। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, सीधा सीधा कंक्लूजन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फोकस बिंदु बनेगा, कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु की तुलना में अत्यंत छोटा होगा। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, जब वस्तु का हो अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में, यानी यहाँ पे जो जितने बिंदु थे वो सब, ठीक है, कहीं भी रख दिया अपन ने, तो अपन ने इसको कहाँ रख दिया, ए बी पर रख दिया दोस्तों। कहाँ रख दिया, ए बी पर, यहाँ रख दी, ये ए बी यहाँ रख दिया अपन ने, जो इसके पीछे की तरफ रख दी अपन ने, इस तरफ जहाँ रखी जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण यहाँ से दो प्रकाश किरणें ले लेते हैं, एक मुख्य अक्ष से समांतर ले लेते हैं और एक हम गुजार देते हैं सी से। ठीक है, तो दोनों ही बिंदु इसी तरफ है, तो जब इसको फोकस बिंदु से गुजारोगे, ठीक है, यानी जब मुख्य अक्ष से समांतर ले लो एक, ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर वाले पॉइंट को पहले पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से किसी समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है, तो यहाँ लौट जाएगी ये। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण जो है उसको हम कहाँ ले लेते हैं, सी पर ले लेते हैं, तो सी पर आने वाली प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो इधर तो जाएगी नहीं वैसे, ठीक है, ये इसी तरफ ही जाने वाली है, यही जाएगी और यहाँ से वापस लौट जाएगी।
तो जब दोनों प्रकाश किरणों को एक दूसरे को पीछे बढ़ाया जाता है, जाने वाली प्रकाश किरणें कौन कौन सी है, एक प्रकाश किरण ये है और एक प्रकाश किरण ये है। जब इसको पीछे बढ़ाया जाता है तो पीछे बढ़ाने पर ये एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है जो ए डैश होगा, और जब उसको मुख्य अक्ष के ऊपर लंब डाल देंगे अपन तो बी डैश बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में कैसा है, छोटा है। कैसा है, छोटा है। क्योंकि हमें जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो कैसा है, आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे, सीधे होंगे। यानी आभासी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा, ठीक है। और आवर्धन की बात की जाए तो आवर्धन यहाँ पे देख लेते हैं अपन, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, कैसा है, आभासी है, तो आभासी के लिए आवर्धन का चिन्ह धनात्मक होता है। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो m का मान 1 से छोटा होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में छोटा है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम उत्तल दर्पण के उपयोग की। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में आ जाते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में उपयोग तो पूछते ही हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी व्यूअर्स हैं वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, मेरा तो आपसे निवेदन है कि मैं आपको उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी जानकारी मैं देता रहूँगा और वीडियोस मेरे आते रहेंगे। कृपया कोई भी आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिजिक्स बाय सीपी तगाया से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सब जगह जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स वगैरह हैं जो इंडिया में चलती है, मोस्टली पॉपुलर है, वहाँ पर मैं हूँ। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के उपयोग की। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। उनमें ड्राइवर जो पीछे के वाहन को देखने के लिए, जो बाइक वगैरह हो गई, बाइक के ऊपर जो आपके साइड इंडिकेटर के ऊपर वाला जो ग्लास होता है, ठीक है, जो पीछे वाला व्यू देखने का काम करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उस पर लिखा होता है जो ऑब्जेक्ट हैं, जो पीछे वाले जितने भी ऑब्जेक्ट दिखेंगे वो क्लोजर होंगे देन दे अपीयर। जैसे वो दिखते हैं उससे क्या दिखेंगे, पास दिखेंगे। एक वाइड एरिया कवर करता है, वो ज़्यादा क्षेत्र दिखाता है। अगर आप समतल दर्पण लगाते तो इतना एरिया नहीं दिखाई देता, ठीक है, बट उसके अंदर आपको एरिया भी ज़्यादा दिखाई देगा। जो पीछे वाली वस्तुएं हैं, जो आपके पीछे वाहन वगैरह आ रहे हैं, वो आपको थोड़े पास दिखाई देंगे। उनकी सटीक जानकारी वगैरह आपको मिल जाएगी, कौन कितना पास में, कौन कितना दूर है। तो इसके लिए दोस्तों, जो ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है उसके लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सदैव सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं अपन। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी सिक्योरिटी, जैसे जो दुकानदार है वो बैठा है तो उसके सामने की तरफ दर्पण लगा देंगे जो साइड व्यू को दिखाता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, किसी भी एक तरफ एंगल सेट करके वो बहुत सारे व्यूज़ को दिखा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके उपयोग है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अगले वाले पॉइंट्स हैं जो चिन्ह परिपाटी वगैरह हैं, उनको अपन पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से संबंधित जो किरण आरेख हैं उनको मैं पर्टिकुलर स्केल पेंसिल से आपको बना के बताऊंगा, ताकि दोस्तों आपको वो पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो को अभी हम फिनिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और पार्ट 3 के अंदर हम सारे चित्र सीखेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहें।